0741590। जी मंसूर साहब, आप नाराज़ ना हो, आपका भी गाना हमें याद है, हबीब अली मोहम्मद की आवाज़ में, आशियाँ जल गया गुलिस्तान लुट गया। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पे। आशियाँ जल गया गुलसितां लुट गया। आशियाँ जल गया गुलसितां लुट गया। हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सैयाद से हो गए। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। आशियाँ जल गया गुलसितां लुट गया। ये फसाना है मोहब्बत, ये कहानियाँ वफा की, कोई और जिक्र छेड़ो मेरा दिल लहू लहू है। काले काले वो गेसू शिकंदर शिकन, वो तबस्सुम का आलम चमन दर चमन। काले काले वो गेसू शिकंदर शिकन, वो तबस्सुम का आलम चमन दर चमन। खींच ली उनकी तस्वीर दिल ने मेरे, अब वो दामन बचा कर किधर जाएंगे। आशियाँ जल गया गुलसितां लुट गया। हमने तो उस रात भी तुझे मांगा था, जिस रात लोग बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। ऐ नसीमे सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम। ऐ नसीमे सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम। अपने मिटने का गम तो नहीं है, मगर डर ये है उनके गेसू बिखर जाएंगे। आशियाँ जल गया गुलसितां लुट गया। अश्के गम लेके आखिर कहाँ जाए हम, आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। अश्के गम लेके आखिर कहाँ जाए हम, आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना मोती जमी पर बिखर जाएंगे। आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना मोती जमी पर बिखर जाएंगे। आशियाँ जल गया गुलसितां। सलीका हो अगर भीगी हुई आँखों को पढ़ने का फराज, सलीका हो अगर भीगी हुई आँखों को पढ़ने का फराज, तो बहते हुए आंसू भी अक्सर बातें करते हैं। जी ये तो थी फरमाइश मंसूर साहब की। ये जब भी मैं हबीब अली मोहम्मद साहब को सुनता हूँ तो मुझे के.एल. सहगल याद आ जाते हैं, और लोग उस ज़माने में यही कहते थे कि हबीब अली मोहम्मद साहब जो है ना के.एल. सहगल को कॉपी करते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ ही ऐसी थी कि के.एल. सहगल की आवाज़ की तरह थी, तो वो बेचारे इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, हालांकि इज़ वेरी गुड सिंगर, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके
सॉन्ग्स नहीं पाए जाते हैं अगर आप पीछे बैक इन हिस्ट्री जाएं, इसीलिए कि शायद लोग उनको कॉपी समझते रहे के.एल. सहगल की। तो बहरहाल किसी ने भी जवाब, किसी को पता ही नहीं। हिस्ट्री का सवाल है कि रोम जलता रहा और नेरो बांसुरी बजाता रहा। क्यों बजा रहा? तो बांसुरी रोम जलता आपके हुआ। सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, इवन मेरे ख्याल में कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट ही जवाब दे सकता है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी का लेकिन स्टूडेंट। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। जैसे सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था, बचपन से सुन रहे थे, लेकिन लास्ट शो पे उसको डिस्क्राइब किया कि क्यों पिया था वो भी उसने। तो है ना, वो द लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। हाँ, वो भी सवाल लाएंगे वो कि भी एक लंदन ब्रिज आखिर फॉलन डाउन हो रहा था, क्यों लोग भागे। मतलब ब्रिज कोई फॉल होता है तो फौरन हो जाता है। हाँ। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद है मेरा टॉक शो और पॉलिटिकल सेगमेंट। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेंगे और फिर आपकी तलाश खत्म होंगी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही आके, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, तो मेहनत ज़्यादा करने की वजह से, प्रॉफिट कम रखने की वजह से फ़ायदा आपको ही पहुँच जाता है। तो घर में रग लगानी हो या पूरी वॉल टू वॉल कारपेटिंग करानी हो, सबसे पहले आप रविंदर सिंह रवि को कांटेक्ट करें 7739880348 और इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पर लोकेटेड है। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी। जी हाँ, जब इसका नाम आता है, जो लोकेटेड है 2305 एंड वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो में, तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तारुद्दीन भाई का। पान, फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में, या पान की कैटरिंग करानी हो। जी सामीन, अगर कोई भी आप किसी किस्म की कोई तकरीब हो जिसमें मेहमानों की फरमाइश हो के खाने के बाद पान खाएंगे, तो इफ्तार भाई को वो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, क्योंकि किसी और को बुलाने का मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हैं। जितनी अच्छी दावत थी, जितना अच्छा खाना था, उसके बाद पानों ने उसका सबका मज़ा ख़राब कर दिया। तो इनका नंबर लिख लें 7738179791। इफ्तारुद्दीन भाई बेस्ट शिकागो के पान स्पेशलिस्ट हैं। अपनी किसी भी तकरीब में इन्हीं को मौका दें। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका अकीका कुर्बानी, अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएँ। शहरिया बोर्ड से मंजूर शुदा रिटेल और होलसेल से कम कीमत में। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे खुले रहते हैं, सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक। इनको फ़ोन करें जाने से पहले 7736104995। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ सामीन, इटालियन एक्सप्रेस ग्रैंडल हाइट्स आपके लिए जुमा हफ्ता इतवार को बफ़े लगाते हैं शाम 4 बजे तक, जो सिर्फ 12 बजे से 4 बजे तक होते हैं। 1199 में जितना चाहे खाएँ, 24 से ज़्यादा इसमें डिशेस रखी होती हैं, इंडियन पाकिस्तानी ग्रिल आइटम, हर तरह की डिशेस होती हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लैंडल हाइट्स में लोकेटेड है। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600 ग्लैंडल हाइट। इटालियन एक्सप्रेस ग्लैंडल हाइट अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है, बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनकी अपनी किंग्समैन स्लॉटर हाउस है। अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरीय बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 8722083373। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे, साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो लेना है। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। जी सोफिया, आपके कंप्यूटर में भी एक हमारे जो टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार, हमेशा में अपना कंप्यूटर स्विच करना पड़ता है और कुछ टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ता है। अवामी बाज़ार हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं।
सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। जबिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक जबिया हलाल के गैर जबिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़श्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, हमारा टॉक शो का टाइम हो गया, सीरियस टाइम, थोड़ी सीरियस गुफ्तगू हो जाए। तो आज का मेरा एक टॉक शो का टाइटल समझ लें, जो भी समझ लें, मैं आई वोंट टेक एनी कॉल्स इन बिटवीन, मेरा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। 15 मिनट का होगा टॉक शो, तो आप थोड़ा 15 मिनट तक आई वोंट टेक एनी कॉल्स, आप गौर से सुने और फिर जो सवाल जवाब हो बाद में करते हैं। मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोग कितने साल के हैं। अब जाहिर बात है, औरतें बड़ी घबरा गई कि ये सोफिया जी ने कैसा सवाल कर लिया कि हम कैसे बताएं कॉल करके कि हम कितने साल के। तो आपकी मैं फ़िज़िकल एज नहीं पूछ रही हूँ, फिजिकल एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपकी मेंटल एज पूछ रही हूँ। यानी आप मैच्योरिटी के कौन से लेवल पे हैं, आप कितने मैच्योर हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं फ़िज़िकल एज नहीं पूछ रही हूँ। और ये जहन में मेरे इससे ख़्याल आया कि जैसे कहावत आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी, कभी कभी कुछ कहावतें और कुछ प्रोवर्ब्स और कुछ ऐसे होते हैं ना कि यू गेट कन्फ्यूज़ कि आप उस पर बिलीव करें या ना करें। बहुत से ऐसे है जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आई डोंट बिलीव ऑन दैट। इससे कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई तैयार व्यार होकर आया हो और आपके सामने और आप उसका ये फर्स्ट इम्प्रेशन लें कि ये वाकई बहुत नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, वो तो आपको उसके साथ गुजारा करके ही मालूम हो सकता है। तो आई नेवर बिलीव इन दैट प्रोवर्ब कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फ़िलासफ़र को देखें, उनके बाल बिखरे होते हैं लेकिन वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने समझदार होते हैं। तो ये ऐसे ही एक प्रोवर्ब है जो मैं बिलीव नहीं करती। मुझे मतलब उसको मैं या तो डिस्क्रिप्शन सही नहीं दी हुई है या अल्फाज यूज़ नहीं किए गए, मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगी। तो वो प्रोवर्ब जो या एक कहावत जो मैं आपको पूछने जा रही हूँ, जो आपने और हमने सुनी होगी, बच्चा बूढ़ा बराबर। मैं अक्सर अपने बुज़ुर्गों को देखती हूँ तो इस कहावत के तहत मैं उस पर अमल करने का सोचती हूँ कि उनकी हर हरकत को, उनकी हर बात को मैं इसलिए मैं इग्नोर कर दूँ कि बुढ़ापे में इंसान बच्चे जैसा हो जाता है। मगर फिर ये ख्याल आता है कि फिर वो पूरी ज़िंदगी के तजर्बों को आप किस खाते में डालेंगे। वो तालीम जो आपने हासिल की, वो ज़िंदगी के तजर्बे जो आपको बहुत कुछ सिखा गए, उसको आप किस खाते में डालेंगे। वो तजर्बे जो आपको किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। हाँ, बेशक इन बुज़ुर्गों की फ़िज़िकल यानी जिस्मानी सेहत ज़रूर बच्चों की तरह हो जाती है। उनके हाथों का कपकपाना, उनके डोलते कदम, जैसे कोई बच्चा जब नया नया चलना सीखता है तो आपने देखा होगा कि वो किस तरह गिरता है, लड़खड़ाता है, या उनका आप हाजमा कह लें जो कमज़ोर हो जाता है कि बहुत सी चीज़ों को, बुज़ुर्गों को खाने से उनको बदहज़मी हो जाती है। वैसे ही छोटे बच्चे को भी अगर आप कुछ उल्टा सीधा खिला दें बेबी फूड के अलावा तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर जहाँ तक दिमागी सेहत की बात करें तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि बच्चा बूढ़ा बराबर। वैसे तो हर इंसान एज, टाइम और हालात के साथ ही मैच्योर होता है, मगर कुछ लोग वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुढ़ापे को पहुँच कर ही मैच्योर हों। कुछ लोग अक्सर बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं। जहनी उम्र का दूसरा नाम ही मैच्योरिटी होता है। फिज़िकल एज से वैसा ही इसका कम ताल्लुक़ होता है। मेंटल एज जो आपकी समझदारी और मैच्योरिटी की तरफ आपको जो ले जाती है, और अक्सर वो फिज़िकल तो आप कहें तो फिज़िकल एज तो एक जगह जाके स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स कि 21 या 22 साल के बाद रुक जाती है। मगर मेंटल एज की मैच्योरिटी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं। एक 12 साल का लड़का जो सुबह उठकर घर घर अखबार फेंकता है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, और यहाँ तक कि वो तालीम के जेवर से भी आरास्ता नहीं। मगर अगर उसकी मैच्योरिटी की बात करें, उसके मैच्योरिटी लेवल की बात करें, हालात के समझबूझ की बात करें, तो वो एक 25 साल के उस नौजवान से भी ज़्यादा उम्र रखता है जो ग्रेजुएट हो रहा है और कॉलेज की तरफ एक बड़ी सी मर्सिडीज़ गाड़ी में जा रहा है। अब अगर हम अपनी उम्रों की तरफ नज़र डालें, आई मीन नॉट फिज़िकल एज बट मेंटल एज, और अपने आप से सवाल करें कि आपकी जहनी उम्र कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा?
आप सब लोगों का यकीनन जवाब मुख्तलिफ होगा। कोई कहेगा मैं 10 साल का हूँ, कोई कहेगा मैं 25 साल का हूँ। मुझसे सवाल किया जाए, सोहेल आपका सवाल किया जाए, आप क्या कहेंगे, आप कितने साल के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से? मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ। ओह माय गॉड। खैर, मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि मैं तो 100 साल की हो गई हूँ। और वैसे भी मेरे टॉक शो सुनकर लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कोई बूढ़ी रूह समाई हुई है। मगर खैर, ये कुछ अपनों की या कुछ गैरों की इनायतें होती या फिर कुछ ऐसे ख़िज़ा रसीदा मौसम होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ लंबे अरसे के लिए ठहर जाते हैं, जो आपको वक्त से पहले ही मैच्योर कर देते हैं, जैसे जिसने मुझे भी बूढ़ा कर दिया। और ये वक्त से पहले बुढ़ापा तो यकीनन मैं इसे नेमत समझती हूँ। मगर फिर भी एक मशवरा दूंगी कि ज़िंदगी ने चाहे जो कुछ भी आपको दिया, आप कम से कम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि जितनी उम्र में आप उम्र से पहले मैच्योर हो गए, इतनी ही छोटी उम्र में आपके बच्चे भी मैच्योर हो जाएं? या आप कोशिश करेंगे कि जब उनकी सही उम्र मैच्योरिटी की आए तब वो समझदार बने? अब एक चीज़, एक वाक़या आपको मैं सुनाऊंगी कि हम अक्सर घरों में लड़ते झगड़ते, अपनी इमेच्योरिटी ज़ाहिर करते हुए, अपना समझदारी को इस्तेमाल ना करते हुए हम घर में झगड़े करते हैं। हम बहुत सारी बुरी हरकतें, झूठ बोलते हैं बच्चों के सामने। ये हमारे लिए छोटी छोटी बातें जिसको हम शायद इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये छोटी छोटी बातें हमारे बच्चों के जहन को किस तरह कितनी जल्दी वक्त से पहले मैच्योर कर देती है। यानी हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर कोई चीज़ आपको, जो जैसे मैंने कहा कि एक 10-12 साल का बच्चा अगर अखबार बांट रहा है और वो उसकी ज़िंदगी का एक अलमिया बन गया है, तो आप समझते हैं ना कि वो वक्त से पहले मैच्योर हो गया। तो ऐसे हालात इंसान चाहे तो रोक सकता है। कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जब फाइनेंशियल ट्रबल हो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसे आप समझदारी से उसको रोक सकते हैं और अपने बच्चों को वक्त से पहले, मैच्योर होने से पहले बचा सकते हैं। इसलिए कि कितना गलत जहन पे असर पड़ता है, ये जो मैं आपको वाकया सुनाने लगी हूँ। एक बहुत ही अमीर आदमी का एक औरत इंटरव्यू ले रही थी टीवी पर। उसने बोला कि हमें पता चला है कि आप बेसिकली बहुत अमीर हैं, लेकिन आपको मैथ कैलकुलेशन भी नहीं आती। अगर आपको अपना अकाउंट खुद हैंडल करने दिया जाए, आपके सारे बिजनेसेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो शायद आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपका कितना पैसा किस मुल्क के अकाउंट में है। तो उस शख्स ने कहा, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं पैसा तो बहुत जमा कर चुका हूँ, मेरा बिजनेस भी बहुत चल रहा है, लेकिन द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ टू साइन माई चेक। मैं सिर्फ अपने चेक बुक पे साइन करना सीखा हूँ और मुझे अपना नाम लिखना आता है। अब बताएं कि उसने वो बात कही, एक तजर्बा उसने बताया कि मैं ये सब कुछ इतना कमा इसलिए रहा हूँ कि इसका एक ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ है, एक ऐसी चीज़ मैंने वक्त से पहले देख ली जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। अब उसने क्या देखा, तो उसने वो अपनी स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि मैं जब मेरे ख्याल में 15-16 साल का था, जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग गांव में रहते थे। मेरे माँ बाप ने बहुत गरीबी के बाइस भी मुझे स्कूल में डाला हुआ था, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त ऐसी एज में था और मुझे इतना वो नहीं था, और गांव के स्कूल ऐसे होते कि जो आपको रट्टाफाई करना तो सिखा देते, लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं सिखाते। तो मैं बहुत देर से स्कूल गया। मैं तकरीबन 12-13 साल का होकर मुझे स्कूल में दाखिल किया गया कि मैं थोड़ा बेसिक सीख लूँ। तो मैं उस वक्त 15-16 साल का था और मैं ये सोच रहा था कि शायद ठीक है, प्री स्कूल है, अम्मी अबू सिखा रहे हैं। मुझे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा नहीं था। फिर ये हुआ कि अचानक एक दिन हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार शहर से आए और हमारे घर पे रुके। और फिर हमारे घर पे रुके तो उन्होंने कहा कि चलो आज घर का खाना नहीं खाते, हम बहुत दिनों बाद गांव की बाहर से मखनी और लस्सी और वो सब खाते हैं। अब जाहिर बात है, बाहर कहीं भी जाएं, चाहे वो गांव का एक छोटा सा होटल हो कोने का या फिर बड़ा रेस्टोरेंट हो, आपके पैसे तो जाते हैं ना। मैं उस वक्त बड़ा खुश था, मैं एक्साइटेड था। मेरे जानने वाले कज़न्स आए हुए थे, मेरी उम्र के बच्चे आए हुए थे, और मैंने देखा कि अचानक मेरे अम्मी अब्बू का ये बात सुनकर रंग उड़ गया कि बाहर खाना खाने जाना है। फिर अचानक मैंने देखा कि वो दोनों 1 मिनट का कह के उठे। मैंने बोला ये अचानक क्या हो गया, क्या अचानक ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी। मैं उनके पीछे चल दिया और फिर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप जो है मेरा पिगी बैंक को तोड़ रहे थे। वो पिगी बैंक जो मैंने शायद पता नहीं कई बरसों से जमा किया हुआ था, वो उसको तोड़ के पैसे गिन रहे थे। और मैं जब पहुंचा और मैंने बोला ये पैसे क्यों गिने जा रहे, तो उन्होंने कहा हमें अपने रिश्तेदारों को बाहर खाना खाने ले जाना है। वो एक मजबूरी मेरे जहन को इतना क्लिक कर गई कि मैंने उस दिन से कसम खाई कि अब मैं अपने माँ बाप की ये मजबूरी देखकर
अब उन्हें कभी ऐसा मजबूर नहीं देखूंगा कि उनका किसी छोटी सी बात पे, छोटी सी फरमाइश पे चेहरे का रंग उड़ जाए और वो घबरा जाएं और वो जाके मेरे पिगी बैंक को तोड़ा जैसे उन्होंने। उनकी मजबूरी ने मेरे दिल को हिला के रख दिया। और वो दिन है कि मैंने कसम खाई कि अब आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर मैंने जगह जगह होटलों में वेटर का काम किया, ये किया वो किया, बहुत करके दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए। और उसी का नतीजा है कि मैंने वक्त से पहले वो चीज़ देख ली जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। और उसने मेरे जहन को इस तरह बदला कि आज मैं, पैसे बहुत है मेरे पास, मेरे वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके मरने से पहले भी उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा मैंने उनके पास ढेर जमा कर दिया था कि उनको कभी ऐसी सिचुएशन का दोबारा सामना ना हो। लेकिन मैंने अपनी पूरी तालीम भी हासिल नहीं की, मैंने कभी उसके बाद स्कूल नहीं गया और मैं ऐसे ही रहा। और मैं सिर्फ इस बात में लग गया कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे माँ बाप को मैं मजबूर नहीं देख सकता। तो कभी कभी जो रोल मॉडल होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर वो वक्त से पहले, यानी अगर आप 15-16 साल के आपके बच्चे हैं और आप अपनी मुसीबतों का रोना उनके सामने रो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपका बच्चा अगर 25 साल का है, आप उसे बेशक अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएं, लेकिन मिच्योरिटी अगर वक्त से पहले आ जाए तो ये बहुत संगीन होती है और ये इंसानों को बहुत बदल के लगती है, बहुत बदल देती है। हमारे लोग तो वक्त से पहले मिच्योर होना तो दूर की बात है, वो तो वक्त के साथ, उम्र के साथ भी मिच्योर नहीं होते। हमारे अगर लोगों को देखा जाए तो वो अगर मिच्योर होते तो वो इस किस्म की बात बच्चे के सामने नहीं करते। तो ये हमारे हालात होते हैं कि रोल मॉडल बने ना तो मजबूत होके बने। मिच्योरिटी ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ आनी चाहिए। और वक्त से पहले किसी को भी कोशिश करें कि अगर आपके बस में हो तो अपने बच्चों को सेफ साइड करके रखें। अपने हर चीज़ का, हर उम्र का, मिच्योरिटी का एक वक्त होता है। अगर हम अगर अपने लोगों की बात करें तो खैर मुझे तो ये होता है कि अगर हम मिच्योर होते तो ये आजकल जो ड्रामेबाजियाँ होती है, सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ये सब क्या बताते हैं? ये हमारी नासमझी बताते हैं। ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी के तजर्बों से कभी कुछ नहीं सीखा, हम वहीं के वहीं खड़े, एक ज़िद्दी अक्खड़पन। अब मैं आपको हॉरोस्कोप का बताती हूँ। आई बिलीव इन हॉरोस्कोप, मैं डेली हॉरोस्कोप पढ़ती हूँ। ओके, एंटरटेनमेंट है, जो कुछ भी है, आई ट्रूली से दैट कि मैं सबसे पहले उठ के चीज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह का नाम पहले लेती हूँ, उसके बाद मैं हॉरोस्कोप भी ज़रूर नज़र घुमाती हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे केयरफुल रहना है। मैं सिर्फ इसलिए नज़र घुमाती हूँ कि कौन सी चीज़ों में मुझे आज केयरफुल रहने को कहा गया है। आई बिलीव, लेकिन एक वक्त आता है, यकीन कीजिए, मैं बिलीव करती हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में जब ये हॉरोस्कोप भी दम तोड़ देते हैं। यानी आपकी जो भी आदतें हो, जो आपकी फितरत हो, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर कहा जाता है कि लिब्रा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आप इतने समझदार होते हैं कि आप इन सब चीज़ों को, हॉरोस्कोप को, सबको पीछे छोड़ देते हैं। तब वो जो झलकता है आपके अंदर ना, वो सुनहरापन, वो कुंदन बन जाना और वो सब जो झलकता है ना, वो आपके ज़िंदगी के तजर्बे होते हैं। लेकिन हमारे लोगों को मैं बोलूँगी कि हमारे लोग तो वक्त से पहले तो मिच्योर होना दूर की बात है, वो तो वक्त के साथ भी, उम्र के साथ भी मिच्योर नहीं होते। अगर हम इवन वक्त के साथ भी मिच्योर हो जाएं, यानी एटलीस्ट 50 ईयर्स के बाद इस बात को समझ लें कि मिच्योरिटी हासिल करने वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, कि उनकी हर हरकत पर, हर बात, हर फैसले में इंसानियत, इंसाफ पसंदी, सच्चाई, मोहब्बत और ढेर सारा प्यार छलकता नज़र आता है। फिर शायद बूढ़े लोगों से लोग इतने बेजार ना हो। जब उनके पास बैठे, हमारे बुजुर्गों के पास, तो ऐसा महसूस हो जैसे किसी समंदर के किनारे बैठ गए और समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं उनको सुकून पहुंचा रही है। फिर उनके मुंह से अदा होते हुए मीठे मीठे अल्फाज, जैसे जख्मों पर किसी ने ठंडे पानी की फुहार बरसा दी हो, नरम लहजे जैसा बहता दरिया। और फिर आप उनकी गोद में सर रखकर अपना सारा दुख कह दें। और इस मैच्योरिटी को हासिल करने के लिए फिर मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि यू शुड बी 50 ईयर्स ओल्ड। 50 ईयर्स का वेट ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जैसे जैसे आपको ज़िंदगी कुछ सिखाती जाती है उसको भूल मत जाएं। ज़िंदगी के तजर्बों को भूलें नहीं, उनको अपनी लाइफ में यूज़ करें। अब हर माँ भी देखे ना, अगर कोई औरत माँ बनती है, उसका पहला बच्चा सिर्फ उसके तजर्बे की नज़र हो जाएगा, इससे कि डेफिनेटली वो पहले माँ नहीं बनी, उसे नहीं पता कि उसको बच्चे को किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह बड़ा करना है। लेकिन अगर वो पहले बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी तरह अपनी थोड़ी जहन को यूज़ करके, दुनिया के तजर्बों को देख के, दुनिया की माँओं को देखकर या अपनी सास को देखकर या अपनी माँ को देखकर अगर वो कुछ करती है ट्रेनिंग, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि सेकंड बच्चा भी उसकी ट्रेनिंग की नज़र हो जाए, उसके तजर्बे की नज़र हो जाए।
उसमें इतनी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए कि जब वो फर्स्ट बच्चे को ट्रेन करे तो सेकंड बच्चे की ट्रेनिंग उस पहले बच्चे से कहीं ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो। ये ना हो कि वो पता चला वो सेकंड बच्चे को भी उससे भी बुरा ट्रीट कर रही है, फर्स्ट बच्चे से भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें, हमारा मेच्योरिटी हमारे तजर्बों को हमारे बिहेवियर में झलकना चाहिए। जो हमारे बिहेवियर में झलकता नहीं है, अगर हमारे बिहेवियर में ज़िंदगी के दिए हुए तजर्बे झलकने लगे ना, तो ये सब लोग जो है, जो एक उम्र को पहुंच के 50 इयर्स को पहुंच के बड़े मौदबर होने चाहिए, बड़े शफीक होने चाहिए, शफी मिजाज होने चाहिए, एकदम नरम तबीयत के होने चाहिए। उनको किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, सास बहू पे जुल्म ना करे, माँ बच्चे को ज़बरदस्ती ना करे कि तुम शादी नहीं कर सकते अपनी पसंद से। हर चीज़ में कोऑपरेटिव, लिव एंड लेट लिव वाला होना चाहिए लहजा, और लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो वाला होना चाहिए। वो सारी डोमिनेटिंग और ये सब डोमिनेशन और ये सब हमें सब ख़त्म कर देना चाहिए। इससे कि अब ये अगर कोई सास कहती है कि भाई मैं सास बन गई और सास का मतलब ही होता है, तो वो भूल क्यों जाती है कि वो भी कभी बहू थी, उसके सर पे भी कोई सास थी। उस वक्त भी उसने कुछ नहीं सीखा, उस वक्त भी उसने नहीं सीखा कि बहुओं को किस तरह अगर बुरी तरह बिहेव करो, उसके साथ बुरी तरह ट्रीट करो तो उसे बुरा लग सकता है, इसलिए कि वो तो खुद उस दौर से गुजर चुकी है। एक माँ जो है वो ज़रूर पहले बच्चे में तो ना तजर्बाकार होती है, लेकिन अगर उसे दूसरे बच्चे हों तो उसे हैंडल करना आना चाहिए। तो हम सिचुएशन को हैंडल करने का नाम ही मैच्योरिटी है, लेकिन क्या हम वाकई मैच्योर होते हैं? हम देखते हैं कि पानी को आप देखें, पानी अगर आप नल से भर रहे हैं, इतना ठंडा है कि आप उसमें अपना हाथ रख के आराम मज़े से भर सकते हैं, हाथ भी धुलता जा रहा है। उसके बाद अगर आप उस पानी को चूल्हे पर रख दें, चूल्हे पे जब वो बॉयल होने लगे, यानी वो अपनी रंगत, खासियत, हर चीज़ को चेंज कर रहा है, इससे कि उसको चूल्हे पर भाप दी जा रही है, उसको चूल्हे पे स्टीम दी जा रही है और वो पक रहा है। अब उसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप नहीं डालेंगे, इसलिए कि आपकी समझ बूझ ये कहेगी कि अब ये अपनी चीज़ें, अपनी खासियत बदल चुका है, अब वो कोल्ड वाटर नहीं रहा है बल्कि हॉट वाटर हो गया। तो इसी तरह इंसान की फितरत को भी बदलना चाहिए। ये नहीं कि वो जो एक डरपोक इंसान जो जवानी में था या बचपन में था, वही डरपोक अगर वो बुढ़ापे में भी रहेगा तो फिर वो अपने लोगों को कैसे सेफ साइड करेगा, अपने बच्चों को मैच्योरिटी से पहले, उम्र से पहले मैच्योर होने से कैसे बचाएगा। तो ये सब चीज़ें, हमारी मैच्योरिटी, हमारे इससे पहले कि अल्लाह किसी को मौत दे दे, हमें अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से सीख कर अपने आप को सुधार लें, अपने लहजे में इतना नरम लहजा रखें। पता नहीं, मुझे तो लगता है मैं कोशिश करूँगी, मैं अगर मुझे अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी तो मुझे तो दिल चाहता है कि मैं उसी तरह बनूँ कि एक नरम लहजे वाले, सॉफ्ट स्पोकन वाले, कि जिसकी गोद में अपने बच्चे क्या पोते पोतियाँ भी सर रखकर अपना सारा दुख शेयर कर सकें, और पोते पोतियाँ क्या, दुनिया के सारे बच्चे मेरे पास आके अपने दुख शेयर कर सकें। ऐसा मैं बनना चाहूँगी। तो हम में से बहुत से लोगों को चाहिए कि मजबूत बने, मैच्योर बने, और जितनी ज़रूरी नहीं है 50 इयर्स का इंतज़ार करें, जितनी जल्दी आप मैच्योर बनेंगे। मैंने कहा ना, वो जो आपको किस्सा सुनाया कि उसको वक्त से पहले मैच्योरिटी मिल गई। कभी कभी वक्त से पहले मैच्योरिटी बुरी तो होती है, लेकिन वो आपको एक अच्छा इंसान बना देती है, आपको समझदार बना देती है, आप बहुत से गुनाहों से, गलतियों से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ज़रूर, अब देखें साइंटिस्ट लोगों का ख्याल है कि 22 साल में आप इंसान मैच्योरिटी की तरफ आता है। लेकिन और वो यूज़ करते हैं कि जब जो रेफ्यूजीज़ आते हैं उनको, आप पता है किस तरह उन लोगों की उम्र, इससे कि वो रेफ्यूजीज़ को तो अपनी उम्र याद नहीं होती, पता नहीं होती, उनको यूज़ किया जाता है, उनके डेंटल यानी डेंटिस्ट जो होता है वो उसकी दांतों का वो मुआयना करता है, और रिस्ट का एक्सरे लिया जाता है। रिस्ट के एक्सरे से उनकी सही उम्र का पता चलता है। लेकिन ये मैं फ़िज़िकल एज की बात कर रही हूँ। फ़िज़िकल एज को मैं आपकी फ़िज़िकल एज की बात नहीं कर रही। मैं असल मैच्योरिटी वो है जब इंसान की ज़िंदगी का वो मकाम, जब वो हालात को परख कर उन हालात के मुताबिक फ़ैसला कर सके और उसे हर चीज़ के इफ़ेक्ट से, यानी अच्छे और बुरे इफ़ेक्ट से बचाए, तो सिर्फ वही इंसान मैच्योर कहलाता है। लेकिन अगर वो इस तरह ही है कि जो 10 साल पहले था वैसे ही वो है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इज़ नॉट मैच्योर, उसने अपनी ज़िंदगी से कुछ भी लर्न नहीं किया। और अगर मैं ये एक और पॉइंट कहूँगी, अगर बच्चा बूढ़ा बराबर होता तो बच्चे के गुनाह तो अल्लाह ताला ने माफ़ किए, फिर बूढ़े इंसान के गुनाह क्यों नहीं माफ़ हुए? क्यों नहीं अल्लाह ने कह दिया कि चलो तुम 60 इयर्स के हो जाओगे, फिर तुम्हारा सारा जो रजिस्टर है उसको मैं प्लेन कर दूंगा, तुम्हें कोई गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी? नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला भी जानते और समझते हैं कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से सीखता है, उसे चाहिए कि फिर उसके फ़ैसले दानिशमंदाना फ़ैसले हो,
उसके फैसले जो है फुलिश और बेवकूफ़ वाले ना हो, और किसी पे जुल्म करने वाले ना हो, किसी को डोमिनेट करने वाले ना हो। मैच्योरिटी का नाम यही है ना। और मैच्योरिटी अगर आप करेंगे तो मैच्योरिटी आपको बहुत सारे चीज़ों से बचाएगी। जब आप अपने तजर्बों की रोशनी में कोई फ़ैसला करेंगे ना, तो वो तजर्बों की रोशनी में जो किए हुए फैसले होंगे ना, वो हमेशा सही होंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सिर्फ एज वाइज ही ग्रो ना हो जाए, यानी आपकी पता चला आप लंबे कद के हो गए, 6 फीट के हो गए, लेकिन पता चला तो आपकी अक्ल तो 3 साल के बच्चे जैसी रह गई है। वही ज़िद्दीपन, वही अखड़पन, वही अपनी ज़िद चलाना, बेजा आर्ग्यूमेंट्स करना, ये सब चीज़ें आप मैच्योरिटी के साथ जल्दी भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैच्योरिटी कीजिए, और अपनी मैच्योरिटी से ये ख्याल कीजिए कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली, उनको आप बेवक्त मैच्योर ना कर दें। जैसे कि बेवक्त मैच्योरिटी कभी कभी बहुत नुकसानदेह साबित होती है। मेरा आज का यही था। मैच्योरिटी, आपकी मेंटल उम्र कितनी है, ज़रा जायज़ा लीजिएगा कि आप में कितनी मैच्योरिटी है, आप में, आपके बातों में क्या इतनी मिठास हो गई है, क्या आप बहते पानी की तरह हो गए कि हर कोई आपके साए में अपना सुकून तलाश करे। तो मेरा आज का यही टॉक शो था, जबरदस्त Mature age। टॉक शो था। काफी जी। थोड़ी फलसफियाना सी भी बात वो रियल लाइफ स्टोरी मैंने बच्चे की पढ़ी तो मेरा तो बहुत खून जल गया कि कैसे उसने एक इतनी सी बात के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सोनी धरती और अनहर। आगे डाउनटाउन शिकागो में जाके ये स्पीच के $2-4 बीच में मिल जाएंगे आपको। माय गॉड, ये हमारी कदर है। देखें, यही मिच्योर साहब हैं। ये कितने साल के हो, कहते हैं 75 का, 70 का। 72 का बताया था। अब ये बता रहे हैं कि इन पे जिंदगी के तजुर्बों ने कोई वो नहीं असर डाला है। मैच्योर हो जाएं, आप भी मैच्योर हो जाएं। ये बच्चों जैसा आपने का जो कमेंट्स दिए हैं, क्या कहूँ मैं उनको। जी सामीन 8474751590। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो, और वैसे मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती, लेकिन आपने बहुत अच्छा जो है ना वो बताया किस तरह मैच्योर से। इंसान की निशानियां होती हैं। जी, और जैसे फ़ौरन ही रिएक्ट किया किसी अनमेच्योर इंसान ने 72 इयर्स में भी। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐड रह गया था जो मुझे अभी अभी याद दिलाया गया। आज की उमराव जान रियाज बाबर पेश कर रहे हैं 2 लोकेशंस पर। सैटरडे नाइट नवंबर 12 को कॉलेज ऑफ टू पेज, जिसका एड्रेस है 425 फॉवेल बुलेवार्ड, ग्लेन एलन में, शाम 7:30 बजे होगा ये। और 20 नवंबर को शिकागो कल्चर सेंटर में जिसका एड्रेस है 78 ईस्ट वाशिंगटन स्ट्रीट, शिकागो। टिकट $25 के हैं और $45 के हैं। तो जी सामीन, आज की उमराव जान की 2 लोकेशंस हैं। 12 नवंबर को है एक, और दूसरा 20 नवंबर को है। तो ज़रूर आप डोंट मिस इट। सुलेखा.com पे इसके आप टिकट खरीद सकते हैं। और सबसे मुश्ताक भाई जो है ना वो इसमें नवाब बने हुए हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा। ज़रूर देखिएगा नवाब बन के वो कैसे इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। तो जी सामीन 8474751590। जी कॉल ले लूँ मैं? जी ले लें, बिल्कुल ले लें। कोई अनमेच्योर ना हो। सोनी धरती और अनहर। जी जी सोनी धरती और अनहर। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फिर से बस खैरियत से। आपका टॉपिक सुना मैंने, समझा ना। जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज जिस तरह आपने बताया बच्चों का मतलब, बच्चे और बड़े में कुछ चीजें मुताबिक रखती हैं, लेकिन कुछ और चीजें जो है, जो आदमी होता है वो बेचारा जवानी से होते हुए बुढ़ापे तक जाता है, तो काफी तजुर्बों से गुजरता हुआ हो जाता है, समझा। बिल्कुल। तो वो एक कुंदन बन जाता है, समझा। हाँ बिल्कुल वही। तो उसको हमारे में ये कहा भी गया कि बुजुर्ग की इज्जत करो, समझा। वो बुजुर्ग जो होता है बड़ी उम्र का आदमी, वो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई उससे फायदा उठाना चाहे तो बहुत कुछ फायदा उठा सकता है। मतलब ऐसे बुजुर्ग लेकिन आजकल मिलते और नजर नहीं आते। बस अब है, समझना। और क्या कहते हैं, उम्र आ जाती है इतनी बड़ी, समझा, तो उसको इतनी नॉलेज होती है कि अपने बच्चे या जो अपने पोते जो भी हैं उनको हिदायत देता है, नसीहत देता है, उससे कुछ हासिल करना। अभी अदब की बात है, कितना वो हम उससे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बताते हैं ओल्ड इज गोल्ड, समझा। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। मैच्योरिटी के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये एक ऐसी मिसाल है कि वेपन्स जो होते हैं वो यूज़ करने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं। एक इंसान जो पुलिस वाला है या कोई सिक्योरिटी में है, वो आपकी सेफ्टी के लिए इंसान की यूज़ करता है, और दूसरा वही वेपन यूज़ करता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। तो इसी तरह मैच्योरिटी भी है कि जब आप मैच्योर होते हैं तो डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सही तरीके से ले जा रहे हैं, कि या आपको तजर्बे आ गए तो आपने इंसानों को कंट्रोल करना सीख लिया है,
तो यही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करें। जी सामिना, अगर आपको कोई कमेंट्स करना 8474751590 कमेंट्स कर सकते हैं आप, वरना फिर चलते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ। अगर आपको करना है कमेंट्स 8474751590। और इतने सारे लिसनर्स में किसी को भी नहीं पता कि रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी क्यों बजा रहा था। आज इनाम बच गया लगता है। पता नहीं मैं क्या कहूँ इस बात के लिए। ये तो वही बात हो गई। मैं पिछले दिनों एक जो है ना वो एक वीडियो देख रहा था, वो पाकिस्तान के स्ट्रीट पे मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करते हुए उतारी गई थी कि ये बताएं कि एक जहाज़ जो है वो 1.5 घंटे में लाहौर जाता है कराची से, और जो है वो 90 मिनट में वापस आता है। जी ले लें, कॉल ले लें, बिल्कुल जो सोनी दत्ती और अनैर। करना है। रोम जो जल रहा था उन्होंने कहा था कि रोटी खत्म हो गई है, लेट देम ईट द केक। अच्छा, रोटी खत्म हो गई है तो लेट देम ईट केक। राइट। तो उसका रोम के जलने से क्या ताल्लुक है? रोम क्यों जल रहा था? He was that stupid. अच्छा, स्टूपिड थे इसलिए रोम जला दिया उन्होंने, रोटी ना होने की वजह से। You got that right, my friend. Okay, you got it, boy. Oh my God. यार रोटी ना होने की वजह से पाकिस्तान भी जला दो ना, पाकिस्तान में भी रोटी नहीं है तो कितना इतनी अच्छी एग्जांपल मौजूद है कि रोम को जला दिया रोटी ना होने पे, और वो फिर उसने बोला कि केक खा लो। चलो इनको मेरा ख्याल है इनाम दे ही दिया जाए। हाँ, इनको दे दो, आज आप इनाम जीत गए क्या? ये भले हिस्टोरिकल आंसर ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग आंसर जरूर है। शुक्र है बीवी का नाम नहीं लिया गया। तो आज मैं थोड़ी सी मतलब पॉलिटिक्स पे तो जो बातें करते रहते हैं वो भी है बहुत ज़रूरी, लेकिन तो आज बात करते हैं थोड़ी सी जो वो सियासत और मीडिया जो है ना वो किस तरह से आपस में टेंगल अप हुए हुए हैं ना। जी। तो उस सिलसिले में काफ़ी टाइम से जो भी चलने वाले टॉक शोज़ हैं और ये वो देखने के बाद आज मैंने सोचा कि इस पे बहुत जो है ना वो बात की जाए। जो मेरे जहन में बहुत सारी थॉट्स आई सबको देख के, तो मीडिया का जो है ना एक बहुत अहम रोल है, बल्कि अहम से ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं और दीगर ज़रूरी चीज़ें करते हैं, इसी तरह मीडिया भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असरअंदाज होता है। खबर पढ़ने से लेकर टीवी देखने तक ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, बल्कि हमारी क्या पूरी दुनिया के लोगों की एक्टिविटी में अहमियत रखता है टीवी और दूसरा मीडिया। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं अपनी ना, दुनिया की मीडिया की नहीं बात करते, अपनी बात करते हैं कि आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, पीटीवी, सबको पता होगा, अल्लाह के नाम से शुरू होकर कुछ ड्रामे, नक़्मे, ख़बरें दिखाकर 12 बजे ख़त्म हो जाता था। ना कोई टेंशन थी लाइफ में और ना कोई परेशानी। फिर एक और टीवी चैनल आ गया एनटीएम के नाम से, जिस पर कुछ ड्रामे वगैरह और ख़बरें वगैरह आती थी, और टोटल 6 से 8 घंटे की नशरियात के बाद चैनल बंद हो जाता था। और अब 20-25 सालों में तकरीबन 80 से ज़्यादा टीवी चैनल खुल गए हैं, यानी कम्युनिकेशन मीडिया ने काफ़ी तरक्की कर ली। दुनिया बदल रही है, हम भी बदल गए, कोई बुरी बात नहीं है। मगर हमारे साथ जो बुरा हुआ वो ये कि हमारे तकरीबन तमाम चैनल्स पे सियासतदानों का कब्ज़ा हो गया। जो सच्ची झूठी बातें वो सालों में कभी इक्का दुक्का जलसा करके कहते थे, वो रोज़ाना टीवी पे होने लगी, और लगता है कि रोज़ एक बंदर तमाशा लग गया है। 2-3 बड़ी पार्टियों के सियासतदान को रोज़ाना टॉक शोज़ में बुलाया जाता है, गलत है, मैं कहूँगा कि लड़ाया जाता है, और पब्लिक खुश होती है। एंकर की टीवी की रेटिंग बढ़ती है। लगता है इन सियासतदानों के पास पब्लिक के काम करने का वक्त ही नहीं है, मगर सारा दिन वो इतने बिज़ी अपने आप को दिखाते हैं कि जैसे बहुत बिज़ी हैं, मगर सारा दिन एक चैनल से दूसरे चैनल पे लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं, और उसके लिए उनके पास बहुत टाइम है। एक अजीब सा टेंस माहौल बना हुआ है मुल्क का, लोगों का खून खराबे की ख़बरें, नेगेटिव ख़बरें, दिन रात धूम धड़के वाली म्यूज़िक के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और हर ब्रेकिंग न्यूज़ कभी अच्छी नहीं बल्कि बुरी ही खबर होती है। बुरी ब्रेकिंग न्यूज़ देकर लोगों के आसाब को भी ब्रेक कर दिया है। और जैसे ही
शू शू की ब्रेकिंग न्यूज़ की स्लाइड चलती है तो दिल जल जाता है कि अब कोई बुरी खबर होने वाली है। सोफी, हम लोग बैठे देख रहे होते हैं ना अक्सर टीवी, शुंग 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 वो ब्रेकिंग याद न्यूज़। नहीं, हमारे एक जानने वाले साहब ने कहा कि मैंने इसीलिए जियो चैनल कटवा दिया है कि उसकी खबरें सुन के मेरे को सीने में दर्द होता है। उन्होंने नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मैं भी अब तो तो इससे सोच रहा हूँ मीडिया का कि इफेक्ट मैं भी पता बल्कि अब तो सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे भी असाब काफ़ी उसकी वजह से तनाव में शल हो रहते गए। हैं। हाँ, मतलब तनाव में जब भी रहते वो हैं चलता है तो ऐसा लगता है कि अब कोई बड़ा आदमी मर गया होगा, कोई बम धमाका हुआ होगा, कोई कत्ल हो गया होगा, लेकिन और हर चलते फिरते को शहीद लेकिन वो कहना ऐसा शुरू हो लगता है जाते कि भैंस भी पानी में गिर गई है तो उसकी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। रक्शे का एक टायर निकल गया चलते हुए, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो हर तरह से जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फैलाई जा रही हैं। और इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है आपका? इमरान खान के धरनों के बारे में क्या ख्याल है? इमरान उस पर कुछ नहीं कहेंगे? या अमेरिका की वोटिंग के बारे में, इलेक्शन के बारे में बहुत ताज़ा ताज़ा गरम गरम खबरें। मैं तो पहले खैर अपनी इन्हीं चैनल्स के मुतालिक की बात करना चाहूँगा कि ये सोचना चाहिए हुकूमती इदारों को, पैमरा को, इवन दुनिया के बहुत से ममालिक में कुछ बुरा या हादसा होने पर उसको टीवी पर दिखाने से, चलाने से पहले हुकूमत की इजाज़त चाहिए होती है। पता है सामीन आपको या नहीं पता है? एक तो कंट्री का मैं नाम लूँगा, मेरे ख्याल सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई अगर हादसा होता है या कोई बुरी खबर होती है, और दुबई भी, तो वो यूं शूं 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 करके नहीं दिखाना शुरू कर दे। लोगों के असाब पे बुरे असरात पड़ते हैं, लोग स्केर्ड हो जाते हैं। तो उससे पहले हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर हुकूमत उस खबर की जायज़ा लेती है, फिर वो सोचती है कि ये कितना हमारे माहौल पे, हमारे लोगों पे असर डालेगी ये ख़बर, उसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है, और रेडियो के ज़रिए मैं अपना ओपिनियन रखने की पूरी जो है ना वो रखता हूँ कि सियासी जो टॉक शोज़ हैं ना बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। लोग कहते हैं कि इससे लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ना वो बढ़ रही है, जबकि मैं समझता हूँ कि इन शोज़ से मुख्तलिफ़ पार्टियों को सपोर्ट करने वालों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा बढ़ रहा है। इसकी जगह कोई कौम को तरक्याती शोज़ दिखाएं, मुल्क किन किन शोबों में तरक्की कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और दूसरे तालीमी शोबों की कारकर्दगी और मसाइल को हाईलाइट करें। आला तालीम याफ्ता लोगों को टीवी पर लाके कौम की तालीम की जो है ना उसकी अहमियत को समझाएं, इतना समझाएं कि एक चाय की दुकान पे काम करने वाला या मैकेनिक की दुकान पे काम करने वाला या होटल में वेटर्स का काम करने वाला बच्चा, उसके सामने टीवी चल रहा है, कोई जो है ना एजुकेशनल एक्सपर्ट्स लोग हैं, कुछ डॉक्टर, फिलोसफर, कुछ पीएचडी टाइम के लोग हैं जो इन सब चीज़ों की अहमियत को समझा रहे हैं, तालीम कितनी अहमियत ज़रूरी है। तो वो बच्चा भी सोचने में मजबूर हो जाए टीवी देखते देखते, मैकेनिक शॉप पे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, कहीं पे भी हो, हाँ वाकई यार मुझे कह रहे हैं तो तालीम कितनी अहमियत है, मुझे भी जो है ना वो तालीम हासिल करनी चाहिए, मुझे भी बड़ा आदमी बनना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर क्रिएट होती है हर चीज़ से। आप रोज़ाना एक बात करते रहें, कभी ना कभी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है इन बातों को सुन के कि ये ठीक है और मुझे इस पर अमल करना चाहिए। ज़राअत और काश्तकारी के जदीद तरीके बताएं, किसानों के मसाइल सुने, अच्छी काश्तकारी के जदीद तरीके बताएं। और भी हज़ारों ऐसे शोबे हैं जहाँ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करके हमारी कौम को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। मुझे नहीं पता जो लोग मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं वो लोग इन सारी बातों को समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन मुल्क की कौम की भलाई हर कोई चाहता है, मगर सिर्फ चाहने से नहीं, मुल्क और कौम अमली तौर पे कानून बनाकर बेहतर करते हैं, बेहतर सोच करके, बेहतरीन अमल करके करा जा सकता है। और मीडिया और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार है। तो मेरा ख्याल है फ़ौरी तौर पे सारे सियासी टॉक शोज़ को बंद होना चाहिए। आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं नहीं करते? बुरी ख़बरों को जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो नशर नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरी इस राय से मुत्तफ़िक़ हैं? सोफ़िया आप मेरी इस राय से मुत्तफ़िक़ हैं कि ऐसे इक़दाम मुल्क की तरक्की और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? यानी अगर गलत राह पे चल निकले हैं तो बस चलते रहना चाहिए। इमरान खान अगर धरना दे रहे हैं तो देते रहना चाहिए, उन्हें हर एक महीने बाद धरना देते रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की को, हर चीज़ को जो है ना वो स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन बस किसी तरह वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है ना हटा देना चाहिए। आई मीन ये सारी की सारी मेच्योरिटी जो मैं कह रही थी, नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, गलत भी समझ रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी गलत समझने के बावजूद भी जो है ना वो
कोई भी उसको एलिमिनेट करने का, उसको कोई रोकने का कोई भी नहीं सोच रहा, बस एंजॉय कर रहे हैं। तो बुराई को देख के जो है ना वो मुंह फेर लेना, चले जाना या बात नहीं करना उस पर, वो भी एक बुराई में शामिल होता है। तो लोग बोल रहे हैं सुहेल साहब खुद सिर्फ ही बात इसी बात कर रहे हैं। एक आदमी करे, 10 आदमी करें, 100 आदमी करें, 1000 आदमी करें, करोड़ आदमी करें, जब पॉजिटिव सोच की तरफ आप जाना शुरू करते हैं ना, तो कोई एक ही आदमी होता है ना, कोई लीड करने कोई एक आदमी आ जाए तो फिर दूसरी भी उसके साथ साथ अपनी सोचों को तब्दील करते हैं। तो ये टॉक शोज़ जो दिन भर जो है ना वो सियासी लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, अगर इमरान खान धरने की बात कर रहे हैं तो आप जितने टीवी के चैनल हैं पाकिस्तान के ट्यून करके देखें, वो सब लाइव दिखा रहे होंगे। क्यों भाई, क्या इमरान खान इतने ज़रूरी हैं कि वो जो है ना वो धरने की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे टीवी चैनल उन बातों को लाइव दिखाएं? जी आप कोई जी, मैं कहना चाहूँगी अगर मेरी राय लें तो ये एक्चुअली बुरा नहीं है, जैसे कि न्यूज़ भी हमें सुननी चाहिए, लेकिन मैं उसको कहूँगी कि बैलेंस करके चलें। अब आप कहेंगे कि सोफिया चूँकि इंडियन है इसलिए इंडिया की साइड ले रही, मगर आप देखें इंडियन मीडिया, आप देखें ना, खोले ना तो उसमें हर तरह के शो आ रहे होते हैं। उसमें वो लक की क्या बता रहे हैं कि भाई कौन से पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने स्ट्रगल करके लाइफ में अपना नाम कमाया है। उनके बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को बैलेंस करते। उनका जी टीवी की जो न्यूज़ होती है, जी न्यूज़, वो सिर्फ एक ही दफ़ा आती है दिन में, एक ही आधे घंटे के लिए आती है, वो एक ही टाइम आती है। लेकिन अगर आप हमारा जियो न्यूज़ का चैनल देखें, कंटिन्यूस रिपीट, और वो न्यूज़ भी ऐसी, या फिर मॉर्निंग शो देख लें जिसमें आप खूबसूरत बनने की तरकीब बता रहे या शादियों के फंक्शंस बता रहे। अरे खूबसूरत आपको बनने की तरकीब बताने से पहले रूह की खूबसूरती की तो बात करें ना, चेहरे की खूबसूरती के पीछे आप चिपके हुए हैं। तो हर चीज़ का हर सब्जेक्ट पे शो होना चाहिए मेरे ख्याल में, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंडियन मीडिया करता है। नहीं, आप इंडियन मीडिया की तारीफ नहीं, सही बात है, आप उनके देखें ना, लकी की आपने देखा? मुझे नहीं पता इंडियन मीडिया क्या करता है। जी सोनी दत्ती और ऑन एयर। जी वालेकुम सलाम सर। साहब मैंने फोन किया था, रोम जल रहा था तो मैंने जवाब दिया, आपने कहा आप जीत गए। हाँ जीत गए आप, इनाम जीत गए। बिल्कुल जीत गए आप। जो है ना वो टूही और मैकॉर्मिक पे जो हमारा वो है ना विंग जोन, वहाँ पे जाके एक फ्री मील खाइएगा हमारी तरफ से सर। तो वो मुझे कुछ भेज दीजिए तो मैं जाऊँ वहाँ। जी एड्रेस देता हूँ मैं आपको। हाँ अभी होल्ड करें, एड्रेस लिख ले, आपके पास पेन है? पेन तो है, मैं हाँ एड्रेस लिखे। नहीं अभी इस वक्त हैंडी है, पेन आपका है तो ये लिखें। जी हाँ, लिखे। अच्छा लिखे एड्रेस 3612 वेस्ट। वो मुझे पता है कहाँ है। तो फिर और क्या, तो मैं वहाँ जाके क्या हाँ बोले सोनी धरती रेडियो में मैंने इनाम जीता है। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा बहन, मैं पहुँच जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप जाएं, एंजॉय करें और हमें बताइएगा कैसा लगा। सोनी धरती और ऑन एयर। हेलो, वो रोम जल रहा था उसका जवाब आया नहीं आया अभी? जी आगे आप बताएं। आप बता दें, रोम जल रहा था। बता दें। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि भाई वो बड़ा जालिम बादशाह था, और मकसद ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने 8-9 कस्बे जला दिए, वहाँ पे वो अपना महल बनाना चाहता था, इसलिए बैठ के मजे से बांसुरी बजा रहा था, खुद ही उसने आग लगवाई थी। कुछ ये कहते हैं कि अपना कोई आतिशबाजी से आग लग गई थी, तो वो अपना महल में बैठे हुए बांसुरी बजा रहा था। तो बड़ा जालिम किस्म का बादशाह था वो। जी हुक्मरान। जी तो पता नहीं इसमें से क्या सही है। थोड़ा सा आप करीब पहुंच गए, थोड़ा से करीब पहुंच गए, लेकिन मतलब 100% एक्यूरेट नहीं है आपका आंसर। जी मैं वो, अगर आपको कोई राय देनी हो मीडिया की जो रोल है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मुल्क को बनाने के लिए, क्या हमारा वो पाकिस्तानी मीडिया वो रोल प्रॉपरली प्ले कर रहा है, या ये जो सियासी टॉक शोज़ हैं दिन भर इंतशार फैला रहे हैं, लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, ये सही है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? अगर आपको कोई राय देनी हो 8474751590। आप समझते हैं कि सारे जितने टॉक शोज़ हैं ये सब बंद होने चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने की जगह और भी इंतशार फैलाते हैं, एक दूसरे के जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ जो है ना इसी तरह से दस्ते गिरेबां हो जाते हैं। सारे टॉक शोज़ सुन के कहीं पे पीपी वाले सफाई दे रहे हैं, कहीं पे पीटीआई वाले सफाई दे रहे हैं, कहीं एमक्यूएम वाले एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। एक एमक्यूएम के भी 2-3 धड़े बन चुके हैं, वो उसको कुछ कह रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है। किसको सही समझे इंसान, कंफ्यूज हो जाता है ना कि कौन सी पार्टी सही है। ये कॉम को जो है ना बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं ये जितने टॉक शोज़ हैं, लेकिन इसी से सारी रेटिंग भी आ रही है, और रेटिंग आने की वजह से बड़े खुश हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह के टॉक शो आते हैं ना आजकल, जी
ये पार्टियों को लड़ाने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए और नफरतें पैदा करने के लिए होते हैं। जी, और इससे सिर्फ अपने चैनल जो है ना अपने रेटिंग बढ़ाते हैं हम्म, और इस तरह की वो सवाल जानबूझ के उस तरह के पूछते हैं, जी, यानी कि एक जो जवाब देते हैं ना तो वो तैश में लाने वाले। इन्होंने अब ये जवाब दिया, अब आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, मतलब गुस्सा इन्होंने दिलाते ये जवाब हैं। दिया है, अब आप बताएं आप क्या बोल रहे थे, फिर वो जी, और तेज में जा। अक्सर इनमें दिखाया गया है एक दूसरे को चांटे भी मारे, पानी के गिलास भी एक दूसरे के ऊपर मारे, जी, जी, जी। तो इस तरह ये लोग और नफरतें फैला रहे। टीवी वाले अपना जो है ना अपना ढोल बजाने के लिए आम पब्लिक को भी लड़ा रहे हैं और इन लोगों में नफरतें भी पैदा कर तो रहे हैं। ये तो बंद होने जी चाहिए, बंद होने बिल्कुल चाहिए ना, कह ये रहे हैं। गलत डायरेक्शन में ले आ रहे हैं ना ये कौम को हमारी, बिल्कुल गलत। गलत है ये, बिल्कुल ये सही, नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी और यही वो जो समझता मॉर्निंग शो आते हैं ना ठुमकेदार, वो भी नहीं आने चाहिए। हाँ हाँ, वो भी बंद होने चाहिए, वो भी बंद होने चाहिए। वो भी बंद होने और चाहिए। ना ठुमके चाहिए ना लड़ाइयाँ चाहिए, हाँ, हमें बिल्कुल। सुकून चाहिए। बिल्कुल सुकून चाहिए और सही डायरेक्शन में। सुबह सुबह कुरानी आयत आए, आप खोलें तो अब वक्त बवक्तन ऐसे अजाने लिबास आए। पहन के आती है कि फिर वो बच्चियां बोलती है मुझे भी ऐसा ही लिबास बनवाना है। अब गरीब बच्चा, गरीब आदमी कहाँ से हाँ, ऐसे सही ड्रेस बात अफोर्ड करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि पीटीवी जब चलता था तो कितने सुकून से वो मतलब सोनी दत्ती और कुरान अनैर। से शुरू होता था। और मुझे आप एड्रेस दे दोगे उसका? जी जी, हमने तो एड्रेस दे दिया है, हमने लिखा दिया है, उन्होंने रख दिया है, वो बेख्याली में उन्होंने दोबारा डायल कर दिया था। जी आप कहें। मैं ख्याल है मैं दोबारा अगर वो लिख रहे हो तो लिख लें जी। 3612 वेस्ट टूही स्कोकी, ये ऑलमोस्ट टूही और मैकॉर्मिक के कॉर्नर पे है। 3612 वेस्ट टूही स्कोकी विंग जोन। तो ये बड़ी मतलब आई मीन इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमें चाहिए। हम तो चाहते हैं और पूरे कौम की, पूरी हमारी नेशंस की ये ख्वाहिश है कि जो है ना वो हमारी जो है ना मुल्क में तरक्की हो, मुल्क अच्छे डायरेक्शंस में जाए, सब कुछ हो। लेकिन उसके लिए अमली काम भी तो करें ना। जिस चीज़ को आप समझते हैं कि गलत है, हम पूरी कौम समझती है कि उसको वो गलत है, लेकिन उस गलत को कोई एलिमिनेट नहीं करना चाहता, बस वो चल रहा है तो चलने देना चाहिए। कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, कोई पैमरा कुछ नहीं कह रहा है कि भाई आप लोगों ने क्या सियासी तमाशे लगा रखे हैं। रोज़ाना आके सियासतदान कायरा को साहब को देखो तो वो बैठे हुए टीवी पे, कितने सियासतदानों के नाम लूँ, रोज़ टीवी पे बैठे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेब आए। तो इससे कौम को क्या हासिल हो रहा है? कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस इससे हासिल नहीं हो रही है। ये लोग पहले कभी 1-2 साल में जलसे करके जो बातें करते थे अब रोज़ाना टीवी पे करते हैं, और ये बिल्कुल हमारी कौम को जो है ना वो गलत डायरेक्शन में ले आ रहे हैं। ये शोज़ जो है ना वो टोटली शट डाउन कर देने चाहिए, मेरी तो यही ख्वाहिश है। और मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिएगा खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। और मैं मेरे पास टाइम नहीं रहा, वरना मैं बताता कि रोम क्यों जल रहा था। नेक्स्ट वीक ज़रूर बताऊँगा कि नेरो